हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटर्स बाय गीता। हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं पार्ट 5। यहाँ पर इससे पहले मैंने पार्ट 4 भी करा दिया है आपको। यहाँ पर हम पढ़ेंगे विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बैच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विनोद बिहारी मुखर्जी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, कलकत्ता कला विद्यालय, लखनऊ कला विद्यालय, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर। तो इसका जो राइट आंसर है वो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से इनकी कला की शिक्षा हुई थी और सन 1919 में हुई थी। ये नंदलाल बोस के प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विनोद बिहारी मुखर्जी की कला पर किसका प्रभाव पड़ा था। यानी कि जो विनोद बिहारी मुखर्जी ने जो कला बनाई थी उनके किस कला का प्रभाव पड़ा था। तो यहाँ पर ऑप्शन है मिस्र की कला है, फारसी की कला है, निग्रो की कला है या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको ये बता देते हैं कि जो इनकी कला पर जिसका प्रभाव पड़ा था वो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि जो विनोद बिहारी मुखर्जी हैं इनका काली घाट की जो पट शैली है व ग्रामीण खेत खलिहानों ने भी इन्हें प्रभावित भी किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विनोद बिहारी मुखर्जी किस कला के विभागाध्यक्ष रहे। यानी कि जो किस विभाग किस डिपार्टमेंट के वो विभागाध्यक्ष रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है शांति निकेतन कला भवन, बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान या रॉयल कॉलेज लंदन या फिर कलकत्ता कला विद्यालय। तो यहाँ पर पूछ रहा है जो विभागाध्यक्ष थे तो यहाँ पर बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान के हो जाएंगे। यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि इन्होंने जहाँ पर इन्होंने विद्यार्थियों को भित्ति चित्रण की भी शिक्षा दी थी। कहाँ पर, बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में। और यहाँ पर ही राजस्थान में इन्होंने कला प्रशिक्षण केंद्र तथा बाल विद्यालय की भी स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ते हैं, विनोद बिहारी को पद्म भूषण कब मिला था। तो यहाँ पे विनोद बिहारी को जो पद्म भूषण मिला है, देखो बहुत सारे ये चीज़ पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि जो पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ये भी बात का याद रखिएगा कि पद्म भूषण अलग है, पद्म विभूषण अलग है और पद्मश्री अलग है। ये पद्म पुरस्कार हैं, ये तीनों ही पद्म पुरस्कार हैं। ये भारत रत्न के बाद ये पुरस्कार दिए जाते हैं, ये दूसरे नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, पद्म भूषण की बात कर रहा है। तो पद्म भूषण में देखते हैं कि यहाँ पर 1954 है, 1958 है, 1974 है और 1970 है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है, जो यहाँ पर बता देते हैं, जो पद्म विभूषण है वो इनको 1954 नंदलाल बोस को मिला था। लेकिन यहाँ पे विनोद बिहारी को पद्म भूषण की बात कर रहा है, ये चीज़ अलग है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1974 में इनको मिला था, पद्म भूषण मिला था। अगर हम 1958 की बात करते हैं तो डीपी राय चौधरी को पद्म भूषण मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर शांति निकेतन से देशिकोत्तम की उपाधि प्राप्त करने वाले कलाकार हैं। तो यहाँ पर जो कलाकार हैं पहले देखते हैं कलाकार कौन। ऑप्शन ए है नंदलाल बोस हैं, ऑप्शन बी है विनोद बिहारी मुखर्जी है, उपयुक्त सभी है। यहाँ पे उपयुक्त दोनों होगा, यहाँ पर दोनों होगा, शारदा चरण उकील है। तो यहाँ पर जो देशिकोत्तम, शांति निकेतन से देशिकोत्तम की उपाधि मिली थी वो नंदलाल बोस को भी मिली थी और विनोद बिहारी मुखर्जी को भी मिली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विनोद बिहारी मुख्य रूप से किस माध्यम के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि वो किस मीडियम में काम करते थे। तो आपको बता देते हैं चित्रकला है या मूर्ति कला है या भित्ति चित्रण है या फिर उपयुक्त सभी है। देखो यहाँ पर इन्होंने, विनोद बिहारी मुखर्जी ने चारों पर ही, इन्होंने तीनों पर ही काम किया है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो जाने जाते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। लेकिन जो विनोद बिहारी मुखर्जी जो जिसके लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए फेमस है, वो किसके लिए फेमस है, भित्ति चित्रण के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विनोद बिहारी ने कौन से माध्यम में काम किया था। अब यहाँ पर इनके जो माध्यम है, इन्होंने कौन सी टेक्निक में काम किया था। तो देखते हैं, जो इनका मीडियम है टेम्परा जल तैल है या कोलाज, एचिंग या कैलीग्राफी में है या एचिंग वुडकट या उपरोक्त सभी। देखो विनोद बिहारी मुखर्जी ने, इन्होंने देखो भित्ति चित्रण तो बनाए थे,
साथ साथ में ये भी बता देते हैं इन्होंने टेम्परा पे भी वर्क किया था, जल तैल में भी किया था, कोलाज और एचिंग कैलीग्राफी में किया था, एचिंग था, और इनका उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है, जो इनका जो प्रिय माध्यम था वो क्या हो जाएगा, टेम्परा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विनोद बिहारी को भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतुबंध किस कलाकार ने कहा। देखो यहाँ पर विनोद बिहारी को भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतुबंध भी बोला गया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो सेतुबंध बोला है भारतीय कला से आधुनिक कला का, तो सेतुबंध वो किसने बोला है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बोला है, जया अप्पा स्वामी ने बोला है, या ब्रिटिश सरकार द्वारा बोला गया था, या फिर भारत सरकार द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर है वो जया अप्पा स्वामी हो जाएगा। जया अप्पा स्वामी ने ही इनको विनोद बिहारी को भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतुबंध कलाकार कहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विनोद बिहार की शैली थी, यानी कि जो इनका वर्क करने का जो स्टाइल था वो कौन सा था। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए है प्रतीकात्मक है, या अति यथार्थवादी है, या प्रयोगवादी है, या फिर घनवादी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं तो आपको बताना है कि जो विनोद बिहारी की जो स्टाइल थी, जो इनकी टेक्निक थी, जो इनका काम करने का तरीका था वो कौन सा था, प्रयोगवादी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित फिल्म किस नाम से थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है द लाइट ऑफ एशिया है, प्रेम संन्यास है। देखो बहुत सारे एग्जाम में ये भी चीज़ पूछ लिया जाता है, जो इन पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है या फिर इनके जीवन पर आधारित फिल्म बनी है, तो इनकी बात करते हैं। विनोद बिहारी के जीवन पर जो आधारित फिल्म बनी थी वो कौन सी हो गई थी, द इनर आई हो गई थी। द इनर आई ही इनकी जो इनके जीवन पर आधारित फिल्म बनाई गई थी। जो इसके निर्देशन है सत्यजीत रे, यानी कि जो इन्होंने बनाई थी उनके जो निर्देशन है वो कौन है, सत्यजीत रे ने किया था। अब हम बात करते हैं द लाइट ऑफ एशिया। तो आपको मैंने पढ़ा ही था कि शारदा चरण उकील की है, और प्रेम संन्यास भी शारदा चरण उकील की है। रंग रसिया किससे संबंधित हो जाएगी, राजा रवि वर्मा के से संबंधित हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस बंगाल शैली का फंडामेंटल आर्टिस्टिक इनको कहा गया था, यानी कि किस बंगाल शैली का इनको फंडामेंटल आर्टिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर, या नंदलाल बोस, या विनोद बिहारी, या मुकुल डे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि जो बंगाल शैली का फंडामेंटल आर्टिस्ट को मतलब कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, आपको बता देते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी को ही कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ते हैं। विनोद बिहारी का चित्र नहीं है, यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं, जो इसमें से 3 चित्र हैं, लेकिन एक चित्र ऐसा है जो किसका नहीं है, विनोद बिहारी मुखर्जी का। तो यहाँ पर बता देते हैं जो विनोद बिहारी मुखर्जी का जो चित्र है वो केश विन्यास भी है इनका चित्र, आदम और हवा, या बोल सकते हैं एडम एंड ईव भी बोल सकते हैं। मध्यकालीन हिंदू संत भी इन्हीं का ही चित्र है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि चित्र नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, पिकनिक हो जाएगा। पिकनिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बता देते हैं कि जो पिकनिक है वो किसका हो जाएगा, राम किंकर बैच का हो जाएगा। अगर हम पिकनिक डे की बात करते हैं तो किसका हो जाएगा, RS बिस्ट का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, संत कबीर। अब तो यहाँ पर भी चित्र की बात कर रहा है कि संत कबीर है, मछुआरिन है, ट्री लवर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद करिएगा, प्ले संथाल बॉयज़ है, डोली है, तथा सन फ्लावर है। किसका चित्र है, तो राम किंकर बैच का है, या फिर ललित मोहन सेन का है, या फिर के वेंकटप्पा का है। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर देना है वो किसके चित्र हैं, सारे विनोद बिहारी मुखर्जी, यानी कि संत कबीर, मछुआरिन या ट्री लवर जो है वो किसके चित्र हो जाएंगे, आपके विनोद बिहारी मुखर्जी के हो जाएंगे। चलिए इनका एक भी इम्पोर्टेंट है, एक कॉमन मैन है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं। राम किंकर जाने जाते हैं। देखो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा राम किंकर बैच भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। ये दूसरा जो आर्टिस्ट हैं स्टार्ट हो गए हैं। चलिए दूसरे आर्टिस्ट के बारे में बात करते हैं। राम किंकर जाने जाते हैं तो चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, छापा के लिए जाने जाते हैं,
या फिर उपयुक्त सभी के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर बता देते हैं कि राम किंकर जो जाने जाते हैं वो चित्रकार के लिए भी जाने जाते हैं, मूर्तिकार के लिए भी जाने जाते हैं, और ये एक छापाकार भी थे। ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी के लिए जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। लेकिन अगर हम मुख्य रूप से इनकी बात करते हैं कि जो मुख्य रूप से इनको जाना जाता है वो किस लिए जाना जाता है, मूर्तिकार के लिए जाना जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि विनोद बिहारी मुखर्जी को किसके लिए जाना जाता है, भित्ति चित्र के लिए, मतलब मुख्य रूप से। राम किंकर को किस लिए जाना जाता है, मूर्तिकार के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राम किंकर वेज है, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देख लेनी ना। राम किंकर वेज शांति निकेतन के किस विभाग के विभागाध्यक्ष रहे, यानी कि इन्होंने किस विभाग में काम किया था और वहाँ के विभागाध्यक्ष रहे। तो यहाँ पर ऑप्शन है चित्रकला विभाग है, मूर्ति कला विभाग है, या कला भवन है, या फिर उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पर बता देते हैं कि जो कहाँ पर थे ये, मूर्ति कला, यानी कि शांति निकेतन में जो मूर्ति कला के जो इनका विभाग था, डिपार्टमेंट था, वो वहाँ के क्या थे, विभाग अध्यक्ष थे, यानी कि वहाँ के डायरेक्टर थे उस डिपार्टमेंट के। चलिए यहाँ पर अब बात करते हैं, ये भी बता देते हैं कि जो शांति निकेतन में इनको राम किंकर को किंकरदा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राम किंकर बैच की प्रथम एकल प्रदर्शनी कहाँ हुई थी। यहाँ पर देखो, राम किंकर बैच की भी एकल प्रदर्शनी हुई थी, दिल्ली हुई थी, लंदन हुई थी, लखनऊ हुई थी, या फिर कलकत्ता हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको बताना है कि दिल्ली है, लंदन है, लखनऊ है। तो बता देते हैं जो इनकी एकल प्रदर्शनी हुई थी, यानी कि इंडिविजुअली सिर्फ राम किंकर बैच के ही, यानी कि जो एग्जीबिशन लगी थी उन्हीं के ही चित्र लगे थे। तो कहाँ पर लगे थे, दिल्ली में लगे थे, और दिल्ली में कौन से सन में, 1942 में लगे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, राम किंकर बैच का जल रंगों का काम किस कलाकार से मिलता जुलता है। यानी कि जो राम किंकर बैच ने जो जल रंगों में भी काम किया था, वो चित्रकार तो थे ही, मूर्तिकार भी थे। तो यानी कि जो जल रंगों का काम किया था वो उनका किस कलाकार से मिलता जुलता है। तो बता देते हैं जो इनका जो जल रंगों का जो काम मिलता जुलता था वो विनोद बिहारी मुखर्जी का मिलता जुलता था। क्योंकि विनोद बिहारी मुखर्जी थे, वो भी हल्के व कम रंग लगाते थे, तो राम किंकर बैच भी जल रंगों में हल्के व कम रंग लगाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस कलाकार को आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि देखो, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको याद करिएगा कि अभी तक मूर्ति कला में आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक माना जाता है। तो अभी देखो, कनु देसाई ने भी बनाई थी मूर्ति, और आपने डीपी राय चौधरी का भी देखा था। लेकिन अभी यहाँ पर किसी को आधुनिक भारतीय कला मूर्ति कला का जनक नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता देते हैं जो आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है, राम किंकर बैच को माना जाता है। ठीक है, तो के वेंकटप्पा ने भी काम किया था, डीपी राय चौधरी ने भी काम किया था, ललित मोहन सेन ने भी काम किया था। लेकिन यहाँ पे जो आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जो जनक माना गया वो किसे माना गया, राम किंकर बैच को माना गया है। अब देखो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 19 की भी बात करते हैं, जो अभिव्यंजना की बात कर रहा है। यहाँ पर भारत में अभिव्यंजना की शुरुआत किस कलाकार, ठीक है, यहाँ पर किस कलाकार से मानी जाती है। भारत में अभिव्यंजना की जो शुरुआत हुई है किस कलाकार की मूर्तियों से मानी जाती है। यहाँ पर अभिव्यंजना की बात कर रहा है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राम किंकर बैच को ही जाता है। ठीक है, बाकी इनका जो मतलब थे मूर्तिकार में तो जानते ही थे, लेकिन ये भी बता देते हैं कि जो उनका जो प्रमुख माध्यम था वो क्या था, सीमेंट और कंक्रीट था। राम किंकर बैच का जो प्रमुख माध्यम था क्या था, सीमेंट और कंक्रीट। और लेकिन जो मूर्तियां बनाते थे राम किंकर बैच, वो खुले स्थान इनकी विशेषता थी। यानी कि जो भी मूर्तियां बनाते थे वो किसी बंद कमरे में नहीं बनाते थे, वो बाहर बनाते थे, और उनकी एक खुले स्थान की इनकी क्या थी, विशेषता थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा कलाकार के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, तो देखते हैं। ऑप्शन है नंदलाल बोस है, राम किंकर बैच है, शारदा चरण उकील है, या फिर ए व बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर बता देते हैं कि जो राम किंकर बैच पर जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी वो किस पर बनी थी, ए व बी दोनों पे बनी थी। यहाँ पर ए और बी देखो, नंदलाल बोस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी, और यहाँ पर राम किंकर बैच भी बनी थी। चलिए जो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं शारदा चरण उकील, तो शारदा चरण उकील पे इनके जीवन पे भी बनी थी। चलिए बात करते हैं। चलिए
नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, राम किंकर का चित्र नहीं है। अब यहाँ पर फिर से ये पूछ रहा है, अभी हमने विनोद बिहारी मुखर्जी का चित्र देखा था, अब हम किसका चित्र देख रहे हैं, राम किंकर बैच का चित्र है देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन में देख लेते हैं। वट सावित्री है, मुर्गे के साथ महिला है, या मिल पहुँचने की पुकार है, या फिर होमवर्ड बाउंड है। तो यहाँ पर बता देते हैं जो इनका जो चित्र है जो नहीं है वो वट सावित्री है। इससे पहले मैंने आपको शायद पढ़ा दिया है कनु देसाई नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो बता देते हैं जो वट सावित्री है वो कनु देसाई इनका है, ठीक है। तो कनु देसाई इनका हो जाएगा जो इनका चित्र नहीं है। मुर्गे के साथ भी महिला है जो भी राम किंकर बैच का चित्र है, और मिल पहुँचने की पुकार भी इनका है, या मिल कॉल भी इन्हें बोल सकते हैं। होमवर्ड बाउंड भी इन्हीं का ही चित्र है। एक अन्य भी चित्र इनका इम्पोर्टेंट है, अनाज की मोसाई भी है, या हार्वेस्टर मतलब हार्वेस्टर इनकी मूर्ति है। तो ये भी चीज़ दोनों याद रखिएगा जो यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर बढ़ते हैं। संथाल परिवार किस माध्यम में बनी है। यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि संथाल परिवार किस माध्यम में बनी है, तो सीमेंट कंक्रीट है, कांस्य है, या फिर पीओपी है। तो यहाँ पर बता देते हैं कि जो संथाल परिवार पूछ लिया जाता है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। जो संथाल फैमिली है जो मतलब किस माध्यम में बनी है, सीमेंट और कंक्रीट में बनी है। और किसने बनाई है, राम किंकर बैच ने बनाई है। अगर सन पूछता है तो 1938 में बनाई है। अगर ऊंचाई पूछता है तो 427 सेंटीमीटर मतलब ऊंचाई बता सकते हैं, मतलब 427 सेंटीमीटर ऊंची बनी है। और अगर पूछता है कि कहाँ पर स्थित है तो कहाँ पर बताएंगे, शांति निकेतन में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर बढ़ते हैं। यक्ष यक्षी कहाँ स्थित है। यहाँ पे भी यक्ष यक्षी कहाँ स्थित है, तो बता देते हैं जो यक्ष यक्षी स्थित है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है दिल्ली है, ये भी बता देते हैं जो यक्ष यक्षी है ये भी राम किंकर बैच का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्थित है तो कहाँ पर है, ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है, दिल्ली में। और ये इसकी भी अगर ऊंचाई पूछता है तो आप 24 फीट इसकी हाइट बता सकते हैं, यानी कि 24 फीट ऊंची ये है बनी हुई। यक्ष और यक्षी की प्रतिमा जो बनी है वो कितनी है, 24 फीट ऊंची है। अगर पूछता है कि कहाँ पर स्थित है तो रिजर्व बैंक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पर देखते हैं। सी स्केप, मिथुन, सुजाता, संरचना तथा बाजार से वापसी। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी स्केप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिथुन, सुजाता, संरचना, बाजार से वापसी भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो इनकी जो मूर्ति है, यानी कि जो सुजाता मूर्ति है, तो यहाँ पर जो उनकी जो चित्र नहीं ये मूर्ति है, तो यहाँ पर डीपी राय की है, यहाँ पर राम किंकर बैच है, वेंकटप्पा है, या फिर ललित मोहन सेन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर राम किंकर बैज हो जाएगा, ठीक है। अभी राम किंकर बैज ही चल रहा है तो राम किंकर बैज हो जाएगा। 25 क्वेश्चन है, यहाँ पर इनमें से कौन सी ऐसी मूर्ति है जो राम किंकर का नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं जो रिटर्निंग होम है, कन्या तथा कुत्ता है, हार्वेस्टर या अनाज की मोसाई है, अभी इसके बारे में मैंने बताया ही था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका अभी अनाज की मोसाई मैंने बताया ही था, ये उनकी हो जाएगी, किसकी, राम किंकर बैच की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे राम किंकर बैच का नहीं चित्र पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, विक्टिम ऑफ हंगर हो जाएगा, ठीक है। विक्टिम ऑफ हंगर है, ये एक मूर्ति है। तो यहाँ पे बता देते हैं जो ये सारी ही मूर्तियाँ हैं ये भी बता देते हैं। विक्टिम ऑफ हंगर ये किसकी है, डीपी राय चौधरी की है। और किस में बनी है, ये ब्रॉन्ज में बनी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट बढ़ते हैं, 26 है। पोर्ट्रेट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर है, द पोइट किस माध्यम में बनी है। देखो यहाँ पर ये पोर्ट्रेट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर है, यानी कि पोर्ट्रेट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, या इसको द पोइट भी बोलते हैं। तो ये किस माध्यम में बनी है, तो बता देते हैं ये कांस्य माध्यम में बनी है। और किसने बनाई है, ये राम किंकर बैच ने ही बनाई है। और राम किंकर बैच का ही बता दिया था कि प्रमुख माध्यम सीमेंट और कंक्रीट है, लेकिन इन्होंने जो ये माध्यम में बनाई है किस में बनाई है, कांस्य में बनाई है, ठीक है। और ये भी बता देते हैं जो पोर्ट्रेट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर है वो किसका है, प्रथम अमूर्त शिल्प है, यानी कि जो अब्स्ट्रैक्ट में बनी हुई है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।